हाय एवरीवन, अल्डिहाइड्स कीटोन्स कर रहे थे हम लोग ऑक्सीडेशन। और लास्ट लेक्चर में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड हमने देखा था दो रिएजेंट से, पोटासियम डाइक्रोमेट परमैंगनेट और फिर टॉलेंस रिएजेंट से। नेक्स्ट कंटिन्यू करें इसे हम लोग। अल्डिहाइड का ही ऑक्सीडेशन चल रहा है और अब हो जाएगा ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन बाय फेलिंग सॉल्यूशन अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या है? दो तरह का होता है फेलिंग सॉल्यूशन। एक होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, जो कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक सल्फेट, और यह जो है डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। ये जो कलर देख रहे हैं ना इंक का, जो लिखे हैं अभी, एकदम वैसे ही, इससे भी और डार्क दिखता है। डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है फेलिंग सॉल्यूशन ए, जो कि कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है। अब फेलिंग सॉल्यूशन बी भी होता है। फेलिंग सॉल्यूशन बी भी होता है। ई क्या है? तो दिस इज अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रॉसेल सॉल्ट। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रॉसेल सॉल्ट, और यह कलरलेस होता है। यह कलरलेस होता है। तो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ रॉसेल सॉल्ट, तो अल्कलाइन में बेसिकली एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और रॉसेल सॉल्ट हम लोग कहते हैं पोटासियम सोडियम टार्टरेट। पोटासियम सोडियम टार्टरेट, ऐसे। टार्टरिक एसिड जानते हो? टार्टरिक एसिड। यहाँ सॉल्ट लेना है सोडियम पोटासियम का, तो एसिडिक हाइड्रोजन हटेंगे। सोडियम पोटासियम ले लो, सोडियम पोटासियम। सो दिस इज कॉल्ड रॉसेल सॉल्ट। दिस इज कॉल्ड रॉसेल सॉल्ट, सोडियम पोटासियम टार्टरेट। तो फेलिंग सॉल्यूशन ये समझ गए, डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन बेसिकली। फेलिंग सॉल्यूशन बी में क्या है? तो एक्वस NaOH प्लस पोटासियम सोडियम टार्टरेट, जिसे हम लोग रॉसेल सॉल्ट कहते हैं, उसका अल्कलाइन सॉल्यूशन, ऐसा। अब रिएक्शन होता है तो दोनों अलग अलग नहीं लिया जाता है, बल्कि दोनों को मिलाया जाता है। कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, मतलब फेलिंग सॉल्यूशन ए, और जो नीचे आया टार्टरेट वाला फेलिंग सॉल्यूशन बी, जब इन दोनों को मिलाओगे तो आपस में रिएक्शन होकर के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है। ये जो है फेलिंग सॉल्यूशन ए प्लस बी, इन दोनों को मिलाओगे, मतलब कॉपर सल्फेट मिलाओगे, NaOH मिलाओगे, और पोटासियम सोडियम टार्टरेट मिलाओगे। तो ये पूरा मिलाने के बाद आपस में रिएक्शन होता है। रिएक्शन होकर के एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है कॉपर का, ऐसा CuO। मतलब इसमें से होता क्या है ना, कि इसका अल्कोहल का जो H है वो हट करके O पे माइनस और A करते हैं डोनर के काम, ऐसे। और जा कर के जो है ये जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ा। अब इसमें CH और एक लगा हुआ है CO, फिर CH यहाँ से जुड़ गया और इसमें लगा हुआ है CO, ऐसा। तो दो मॉलिक्यूल इसका जुड़ता है, इधर से भी CH, इसमें लगा हुआ है CO, CH, ये CH आपस में जुड़े रहेंगे, CO। यहाँ से देखो ना, ये डोनर हुआ तो CH और CH से, सॉरी CO नहीं, पूरा CO2। फिर यहाँ ये हुआ CH जो वो से जुड़ा है, और फिर इसमें CO2 रहेगा, ऐसे करके। तो ऐसे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 आएगा। कैसे आएगा +2? +2 कैसे आएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर? 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, यहाँ 6 माइनस, और देखो इन सब पे माइनस होगा एक,
ऐसे। तो जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो जो पूरा लिगैंड है उस पर 6 माइनस, तुम इसका मानोगे x, और 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस, तो x माइनस और यहाँ 6 माइनस, तो x बराबर -6 + 8, तो आ जाएगा +2। तो यहाँ ऑक्सीजन जो भी है सारे माइनस वाले हैं। ऐसा नाम इसका लिखोगे यदि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के तर्ज पे, तो ये दोनों टार्टरेट हैं, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 20 टार्टरेटो, और क्यूप्रेट नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है ना, यहाँ माइनस है, ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा 2। ऐसा। तो जब फेलिंग सॉल्यूशन होता है तो फेलिंग सॉल्यूशन में मेन कॉम्प्लेक्स के रूप में यही स्पीशीज रहता है, कॉम्प्लेक्स के रूप में जो है यही स्पीशीज बना हुआ रहता है। हालांकि लोग इसे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी मिला के रिएक्शन करवाया जाता है, और जब भी इस ए और बी को मिलाओगे तो यही होगा। तो इसमें बेसिकली हम लोग देख क्या पा रहे हैं कि यह जो सोडियम पोटासियम टार्टरेट था, रॉसेल सॉल्ट, इसका कुछ काम दिख नहीं रहा है। बस एक काम हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो कॉपर 2+ था इसको ट्रैप करके रखा है, फंसा के रखा है बीच में, यही ना जकड़ा हुआ है, इधर भी टार्टरेट है इधर भी टार्टरेट है, जकड़ा हुआ है इसको चारों तरफ से। तो रॉसेल सॉल्ट यहाँ काम करता है ट्रैपर ऑफ Cu2+ आयन। सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ आयन होते हैं उसे ट्रैप पकड़ने का काम करता है, ऐसे इस तरह से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना करके। अब एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होता है सो देखो, एक्चुअल में रिएक्शन कैसे होता है या फेलिंग सॉल्यूशन कैसे, ऑक्सीडाइज करेगा अल्डिहाइड को, जरा इसको देख लें। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, तो ये बदल जाएगा क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड में और बदलेगा सोडियम सल्फेट। अगेन जो यह क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड में टूटेगा और वाटर बनेगा यहाँ से H2O। और अब यह क्यूप्रिक ऑक्साइड इन्वॉल्व होगा अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में, कि अल्डिहाइड है, यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड का 2 मोल, तो अल्डिहाइड बदल जाएगा ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड में और बाहर हो जाएगा यहाँ से Cu2O। अब यहाँ से देखोगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2, यहाँ +1, तो +2 से +1 गया, रिडक्शन, अल्डिहाइड का इसमें हो गया ऑक्सीडेशन। तो हम क्या बोले कि यहाँ जो कॉपर सल्फेट है वो कैसा रहेगा, डीप ब्लू, लेकिन जब ये रिड्यूस करेगा क्यूप्रस ऑक्साइड में तो इसका कलर चेंज कर जाता है और ये हो जाता है रेडिश ब्राउन। जंग का जो कलर होता है ना, रेडिश ब्राउन, ऐसा कलर में। तो सिंपल सा था कि फेलिंग सॉल्यूशन अल्डिहाइड से रिएक्शन करके अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन खुद रिड्यूस कर जाता है क्यूप्रस ऑक्साइड में, और ये क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ प्रिसिपिटेट के रूप में अपीयर होगा, जिसका कलर कैसा रहेगा, रेडिश ब्राउन कलर रहेगा। इसी इक्वेशन को दूसरे तरीके से ऐसे भी लिखा जाता है, सेम चीज़ को एक तो ऐसे लिख दिए और एक यदि उसका इस्तेमाल करके कि यदि फेलिंग सॉल्यूशन में ये ऐसे है तो यहाँ कैसे रिएक्शन होना है। तो एक तो पहले इसको ऐसे लिखो RCOH और डायरेक्ट Cu2+ 5OH- अल्कलाइन मीडियम लेकर के, तो ये RCOO- कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा, Cu2O + 3H2O, Cu2O + 3H2O। यहाँ भी वही बात है, ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +1 आएगा, यही रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट यहाँ भी होगा। और यदि डायरेक्ट पूरा बड़ा वाला कॉम्प्लेक्स लिखोगे जो फेलिंग सॉल्यूशन में बना है, तो ऐसे लिखना है, अल्डिहाइड के लिए RCOH + 2Cu C4H4O6 का होल 2 पर 2- और साथ में 5OH-, तो अगेन फिर हो जाएगा RCOO- + Cu2O + 4C4H4O6 पर 2- + 3H2O। ये C4H4 क्या है भाई, तो गिनो यहाँ से,
1 2 3 4। तो 4 कार्बन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, सॉरी केवल इतना को देखना है ना, C4H4O6। तो कार्बन 1 2 3 4, हाइड्रोजन कहाँ आ गया 4। तो हो सकता है यदि इसे पूरा कार्बोक्सिलिक के फॉर्म में लो तो हाइड्रोजन 1 2 3 4, ऑप्शन 6 2 4 5 6, और सेम चीज़ इधर भी रहेगा तो इसका होल 2 ऐसे। और इस केस में फिर यदि यहाँ हाइड्रोजन लोगे तो इनमें माइनस नहीं होगा, एसिडिक फॉर्म में होगा। तो ऐसे भी तीनों तरीके से लिखा जा सकता है इसको, चाहे तुम इस तरह से। फाइनली देखना वही है कि Cu2O इज द रिजल्ट, और Cu2O का फॉर्मेशन माने रेडिश ब्राउन कलर आना इस रिएक्शन को कंफर्म करेगा और हमें बतलाएगा कि रिएक्शन हुआ या नहीं, अल्डिहाइड है या नहीं, ऐसे। क्योंकि नॉर्मल कीटोन्स में ऐसे रिएक्शंस नहीं होते हैं। यहां से एक बात को ध्यान में रखना है कि नॉर्मल कीटोन्स डू नॉट रिएक्ट विथ फेलिंग सॉल्यूशन। कुछ स्पेसिफिक ओनली हाइड्रोक्सी या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन्स react with failing solution। मतलब नॉर्मल कीटोन नहीं, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब ये कार्बोनिल है, इसके बगल में अल्फा कार्बन पे OH होना चाहिए। तो इस तरह का कीटोन रिएक्शन करता है फेलिंग से, क्योंकि ऐसे कीटोन अल्डिहाइड में बदल जाते हैं रिएक्शन के दरमियान। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, वहाँ इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो फिलहाल याद रखना है कि फेलिंग सॉल्यूशन हो या इसके पहले टॉलेंस हमने पढ़ा, इन दोनों में से अल्डिहाइड का रिएक्शन बड़ा कॉमन है कि ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में। टॉलेंस रिएजेंट है तो सिल्वर मिरर में रिड्यूस हो जाएगा, और यदि ई है फेलिंग तो खुद रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट ऑफ क्यूप्रस ऑक्साइड में बदल जाएगा। नॉर्मल कीटोन के लिए रिएक्शन नहीं है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन रहा तब रिएक्शन होगा। बस इतना सा बात ध्यान में रखोगे। अब फेलिंग सॉल्यूशन के जैसा ही है इसमें बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, लगभग सेम ही बात है, थोड़ा सा अंतर है। अच्छा, इस पूरे रिएक्शन में देखिए जो यहाँ रिएक्शन लिखा गया इसमें कहीं टार्टरेट इन्वॉल्व नहीं हुआ है। सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, कॉपर सल्फेट आ गया, फेलिंग सॉल्यूशन ए और बी का, लेकिन रॉसेल सॉल्ट कहीं नहीं आया है। क्यों? क्योंकि बताया कि रॉसेल सॉल्ट का रिएक्शन में कुछ काम नहीं है, बल्कि सॉल्यूशन में जो एक्सेस क्यूप्रिक आयंस होते हैं उन क्यूप्रिक आयंस को ट्रैप करता है और ऐसा वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो भी लिखे थे बड़ा सा कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर। तो ऐसा तो आता है कि फेलिंग सॉल्यूशन से जब ऑक्सीडेशन होता है अल्डिहाइड वगैरह का, तो रॉसेल सॉल्ट का क्या रोल है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, हाइड्रोलाइज करता है, क्या करता है? ट्रैपर ऑफ कॉपर है। तो याद रखेंगे इट एक्ट्स एज ट्रैपर ऑफ Cu2+ आयन, मतलब कि क्यूप्रिक आयन। बस उसको फंसा के रखना है इसको, और कोई काम नहीं है इसका। नेक्स्ट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ऑक्सीडेशन बाय बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। अभी बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या है? तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन इज कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन प्लस सोडियम सिट्रेट। सिट्रिक एसिड का सोडियम सॉल्ट होता है। तो सिट्रिक एसिड हम लोग जान रहे हैं,
ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसे सिट्रिक एसिड। इसका सोडियम सॉल्ट लेना है, तो सोडियम सॉल्ट मतलब O माइनस हटेगा Na प्लस, O माइनस हटेगा Na प्लस, यहाँ से भी O माइनस हटेगा Na प्लस, दिस इज सोडियम सिट्रेट। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी ब्लू कलर का ही सॉल्यूशन है, क्योंकि कॉपर सल्फेट यहाँ भी है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ब्लू कलर होता है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट लिया गया है, तो जनरली कॉपर सल्फेट हाइड्रेटेड फॉर्म में ही रहता है। ड्राई स्टेट में रहेगा तो ये 5 वाटर का मॉलिक्यूल इसमें नहीं होगा, लेकिन कलर जो बेसिकली है वो पेंटाहाइड्रेटेड फॉर्म का ही होता है, इस बात को ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो अब इसमें कैसे रिएक्शन होगा, तो रिएक्शन वही है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोक्सिलिक एसिड में और खुद रिड्यूस हो जाएगा क्यूप्रस ऑक्साइड में, जो वही रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट के रूप में आना है, हल्का यहाँ रेड प्रिसिपिटेट जैसा आएगा। रिएक्शन कैसे होगा सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल सोडियम कार्बोनेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो कार्बोनेट को वाटर में डिजोल्व करने पर क्या बनता है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगा ऐसा। अब फिर से वह सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब अल्कली बन गया, और अल्कली बन गया तो फिर से अब कॉपर सल्फेट काम करेगा। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में H2O नहीं ना दिखेगा, इसलिए उसको नहीं लिखा जाता है, लेकिन रहेगा वो पेंटाहाइड्रेटेड। अभी कॉपर सल्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड से कंबाइन करके क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट, और फाइनली यह जो क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है ये क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस H2O। अब यह जो अल्डिहाइड हम लोग लेते हैं CuO 2, तो ये हो जाएगा CuOH प्लस Cu2O, अल्डिहाइड, ये बदल गया कार्बोक्सिलिक एसिड। बात वही है, +2 से पहुंच गया +1 में, वही रेडिश ब्राउन प्रिसिपिटेट टाइप का आएगा इसमें भी। तो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है, यहाँ भी जो हम लोग देख रहे हैं कि मिक्सचर में भले 3 चीज़ है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सिट्रेट, लेकिन जब रिएक्शन लिखा गया तो रिएक्शन में इन्वॉल्व 2 ही चीज़ हो रहा है, सोडियम कार्बोनेट, कॉपर सल्फेट। कहीं इसमें आया है सिट्रेट, देखो तो सोडियम सिट्रेट कहीं भी आया है क्या, नहीं आया है, क्योंकि सोडियम सिट्रेट का यहाँ वही रोल है जो वहाँ सोडियम पोटासियम टार्टरेट का रोल था, क्यूप्रिक आयन को ट्रैप करके रखना, फंसा के रखना, एक्सेस क्यूप्रिक आयन को। ठीक है, तो सिमिलर रिएक्शन है। एक तो ऐसे भी डायरेक्ट आ सकता है कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के कंपोजिशन क्या क्या हैं, उसके बाद फिर टॉलेंस रिएजेंट के कंपोजिशन क्या है, फेलिंग सॉल्यूशन के कंपोजिशन क्या है, ऐसे। और तीनों में एक बात कॉमन है कि तीनों जो है माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, चाहे वह टॉलेंस हो, चाहे वह बेनेडिक्ट हो, चाहे वह फेलिंग हो, तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। मतलब ये केवल अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। कीटोन में भी स्पेसिफिकली जो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन होते हैं उनको, नॉर्मल जो कीटोन्स हैं उनका ऑक्सीडेशन इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के द्वारा कभी नहीं होता है, नेवर, किसी भी हाल में नहीं। तो इतना सा बात ध्यान में रखेंगे। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन में इतना ही सा बात था, जो हम लोग 4-5 रिएजेंट पढ़े, डाइक्रोमेट पढ़े, परमैंगनेट पढ़े, टॉलेंस पढ़े, फेलिंग पढ़े, बेनेडिक्ट पढ़े, बस। अब कीटोन में घुसते हैं हम लोग। कीटोन का बताए कि नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रिड्यूसिंग हाइड्रोजन नहीं है। ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन्स not possible under normal condition due to the absence of अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने के वजह से जो है
क्या होता है कि कीटोन का नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है, बट अंडर ड्रास्टिक कंडीशन मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, उसके बाद स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, हाई टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर चाहिए तब। तो अंडर ड्रास्टिक कंडीशन कीटोन्स आर ऑक्सीडाइज्ड टू लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड्स। लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड में जो है इनका ऑक्सीडेशन होता है ड्रास्टिक कंडीशन में। लेकिन ऑक्सीडेशन डायरेक्ट नहीं होता है, पहले होगा क्या कि कीटोन जो है ऑक्सीडेशन के दरमियान जनरली बदलते हैं इनोल फॉर्म में। अब इनोल का यहाँ से होता है डिकम्पोजिशन, ब्रेकिंग, और यहाँ से जो है कार्बोक्सिलिक एसिड के मिक्सचर मिलेंगे, और यहाँ से जो टूटता है इनोल कार्बोक्सिलिक एसिड में, या बेसिकली एक रूल के हिसाब से होता है जिसे हम कहते हैं पॉप-ऑप्स रूल, जिसे क्या कहा जाता है, पॉप-ऑप्स रूल। अभी पॉप-ऑप्स रूल क्या है, तो सिंपल सा है कि यदि आप कीटोन का ऑक्सीडेशन करोगे तो उस दरमियान कीटोन में खास करके अनसिमेट्रिकल कीटोन है, तो उस दरमियान जो कीटो ग्रुप जो है वह हमेशा ऑलवेज स्टे विथ द स्मॉलर ग्रुप। मतलब कि जैसे कीटोन इस तरह से है ना, RCOR', और मान लें कि इसमें R से बड़ा है R', अब इसका ऑक्सीडेशन करोगे तो या C डबल बॉन्ड वो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, तो यही बोलता है पॉप-ऑप्स रूल कि हमेशा कीटो ग्रुप छोटा वाला अल्काइल की तरफ जाएगा। तो यहाँ R' बड़ा है, ये छोटा है, तो इसके तरफ आएगा, अपने बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, और इधर यदि 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बनेगा, इधर 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का बनेगा। तो अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन के दरमियान कीटो ग्रुप हमेशा स्मॉलर अल्काइल ग्रुप की तरफ जाएगा। बस इतना सा बात याद रख लेना, यही पॉप-ऑप्स रूल है। कुछ एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। कुछ एग्जाम्पल से इसे समझा जाए, जैसे एसीटोन ड्रास्टिक कंडीशन में ऑक्सीडेशन है, नाइट्रिक एसिड ले सकते हो ऐसा। तो पहले जो है ये बदलेगा इनोल फॉर्म में, पहले किस में बदलेगा, इनोल फॉर्म में, एसिडिक मीडियम है ऐसा, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। एसिड से हाइड्रोजन वगैरह जाकर के इनोलाइजेशन होगा, या डायरेक्ट ऐसे दिखा दो कि हाइड्रोजन अलग है तो ई यहाँ हाइड्रोजन चला जाएगा, इनोल बन जाएगा, इनोल। और अब इसका ऑक्सीडेशन होगा, स्ट्रांगली हीट करना होगा तो टूटेगा, इधर इधर कहीं से भी, यहाँ से टूट रहा है तो डायरेक्ट इधर लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एसिड बनाना होगा, एसिटिक एसिड। राइट साइड में 1 कार्बन है तो 1 कार्बन का एसिड बनेगा, फॉर्मिक एसिड। अब फॉर्मिक एसिड का कहानी फिर से अलग है, क्या कि फॉर्मिक एसिड को देखोगे तो राइट साइड तुम्हें कार्बोक्सिल ग्रुप दिखेगा, लेकिन लेफ्ट साइड देखोगे तो अल्डिहाइडिक दिखेगा। और हम लोग पढ़े कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन बड़ा तेज़ी से होता है, तो यहाँ तो हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लेकर के रखे हैं, स्ट्रांगली हीट भी कर रहे हैं, तो बड़ा तेज़ी से ऑक्सीडेशन होगा फॉर्मिक एसिड का, फॉर्मल्डिहाइड साइड में इधर, और इधर भी ऑक्सीडेशन। दिस इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड नॉट वेरी स्टेबल, इसलिए टूट जाता है CO2 प्लस H2O में। तो याद रखोगे कि फॉर्मिक एसिड यदि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ है तो हमेशा CO2 और H2O में ही डिकम्पोज करेगा। कैसे, तो थ्रू कार्बोनिक एसिड से, बस। अब मान लो कोई अनसिमेट्रिकल कीटोन ले लें, CH3CO CH2 CH3। अब इसमें इनोलाइजेशन 2 तरीके से पॉसिबल है कि नाइट्रिक एसिड लोगे तो एक तो इधर का हाइड्रोजन हटेगा तो ऐसे बनेगा CH COH CH2 CH3,
और दूसरा इनोल बनेगा इधर से CH3 COH डबल बॉन्ड CH3। दोनों में कौन सा इनोल स्टेबल है? ऑब्वियसली अल्कीन का स्टेबिलिटी के आधार पे देखेंगे, मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो दिस इज अस्टेबल, दिस इज अनस्टेबल, तो ई वाला इनोल ज़्यादा बनेगा। अब यहाँ से फिर होगा इसका ऑक्सीडेशन, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा और टूटेगा तो 2 कार्बन इधर भी 2 कार्बन इधर भी, तो एसिटिक एसिड ऐसे। तो कहने का मतलब कि ओवरऑल कीटोन ग्रुप इधर आया, इधर 1 कार्बन था इधर 2 कार्बन है, तो एक के तरफ आ गया उधर नहीं गया, इधर जाता ऐसे तो ये 3 कार्बन का प्रोपेनोइक बनता और 1 कार्बन का बनता मिथेनोइक। तो ऐसा क्यों हुआ, यह छोटा ग्रुप के तरफ क्यों गया? तो इनोल से पता चला कि जब इधर जाएगा तो इनोल बन रहा है यहाँ स्टेबल और इधर जाएगा तो इनोल बन रहा है अनस्टेबल, तो इनोलाइजेशन के वजह से जो ऐसा होता है। और कीटो ग्रुप हमेशा जाता है जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप है उसके तरफ, याद रहेगा, जो छोटा वाला अल्काइल ग्रुप है उसके तरफ। जैसे एक एग्जांपल और लिया जाए, मान लो इस पर बॉन्ड लाइन से चले, यहाँ है 1 2 3 1 2 3, तो इसको हटा दो, 1 2 3 4 5 6 मतलब 3 हेक्सानोन। इससे एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रिक एसिड है, पहले इनोलाइजेशन होगा ऐसे। इनोलाइजेशन से बताया 2 पॉसिबिलिटी है, अल्फा इधर है अल्फा इधर है, तो दोनों तरफ देखो ऐसे OH प्लस एक इधर से OH ऐसे, तो तरीके से। अब दोनों में स्टेबल कौन है? ऑब्वियसली दिस वन मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो स्टेबल, ये थोड़ा हुआ लेस स्टेबल। तो यहाँ से जो अब बनेगा ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा, इसमें टूट जाएगा यहाँ से वो जाएगा उधर, तो लेफ्ट साइड में 2 कार्बन है तो बनेगा एसिटिक एसिड, राइट साइड में 1 2 3 4 कार्बन है तो बनेगा ब्यूटेनोइक एसिड। और इसमें देखोगे तो यहाँ से टूटेगा, तो 1 2 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड, इधर भी 1 2 3 कार्बन है प्रोपेनोइक एसिड। तो दोनों से अलग अलग बना, एक से इथेनोइक ब्यूटेनोइक दूसरे से प्रोपेनोइक, कौन बनेगा? सो पॉपअप्स रूल कहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। क्या कहता है पॉपअप्स रूल कि अनसिमेट्रिकल कीटोन है तो जो कीटो ग्रुप है वो हमेशा जाएगा स्मॉलर ग्रुप के तरफ। तो इधर है 2 कार्बन इधर है 3 कार्बन, तो छोटा इधर ना हुआ तो इधर आएगा, यहाँ से टूटेगा, तो 1 2 3 प्रोपेनोइक 1 2 3 प्रोपेनोइक। सो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। एक नहीं बनेगा, कम बनेगा, बनेगा भी तो कम पॉसिबिलिटी है। तो समझ में आ गई बात पॉपअप्स रूल का, कीटोन के ऑक्सीडेशन का, कि नॉर्मल कंडीशन में कीटोन कभी नहीं ऑक्सीडाइज करेगा, ड्रास्टिक कंडीशन लेंगे तो ऑक्सीडेशन होगा लेकिन इनोल के थ्रू होगा। पहले इनोल का फॉर्मेशन होगा तब जाकर के ऑक्सीडेशन होगा उसका, जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक करेगा और लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। अब ऑक्सीडेशन में ही एक इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है सेलेनियम डाइऑक्साइड। ऑक्सीडेशन बाई SiO2 होता है ऐसा, ऑक्सीडेशन नंबर सेलेनियम का 4। ये क्या करता है कि अल्फा CH2 ग्रुप को कन्वर्ट करता है कार्बोनिल में। बस इतना याद रख लो कि जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है वह अल्फा CH2 ग्रुप को कन्वर्ट करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा कार्बोनिल में, इतना ही काम है इसका। तो अब कुछ अल्डिहाइड कीटोन का एग्जांपल ले लिया जाए, SiO2 CH3 CH2 COH SiO2, कोई कीटोन भी लिया जा सकता है CH3 CH2 CO CH3 SiO2, सबके लिए हो सकता है।
इस तरह के एल्डिहाइड में अंतर करना हो CH3 CH2 COH CH3 CH CH3 COH ऐसे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या किए, अल्फा CH2 को बदलेगा कार्बोनिल में, तो ये अल्फा पे CH2 है, CH3 है, अरे तो CH3 है तो CH2 ही हुआ, ये CH3 को ऐसे लिख दो ऐसे। अभी CH2 बदल जाएगा C डबल बॉन्ड O में, वो तो गया ग्लाइकोजन बन जाएगा ऐसे, इथेन डाइल। वैसे यहाँ अल्फा पे CH2 है, डायरेक्ट बदल जाएगा CO COH। अब इसमें तो अल्फा पे CH2 ही है, इधर भी है इधर भी है, तो ई वाला बदलेगा CH3 CO CH3 ऐसा। अब एग्जाम में ऐसा आएगा कि हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू, कि इन दोनों में आप किस रिएजेंट के आधार पे डिस्टिंक्शन कर सकते हो, किस रिएजेंट के आधार पे दोनों में आप अंतर बता पाओगे। दोनों अल्डिहाइड है तो ऑक्सीडेशन दोनों का होगा, दोनों के अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन दोनों करेगा, है कि नहीं। तो अल्डिहाइड ग्रुप सेम है तो मैक्सिमम रिएक्शन सेम, अल्फा कार्बन में हाइड्रोजन है तो अल्डोल कंडेंसेशन वगैरह भी होगा। तो कैसे अंतर होगा, तो अंतर होगा कि यहाँ अल्फा पे CH2 है, यहाँ अल्फा पे CH2 नहीं है, तो इसका रिएक्शन सेलेनियम डाइऑक्साइड से करवाओगे नहीं होगा, और इसका रिएक्शन सेलेनियम डाइऑक्साइड से करवाओगे तो ये CH2 बदल जाएगा CO में। तो यह रिएजेंट है जिसके आधार पे इन दोनों अल्डिहाइड में हम क्या कर सकते हैं, अंतर कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सीडेशन में अल्डिहाइड कीटोन तो हम लोग कर लिए। कीटोन का ऑक्सीडेशन के लिए एक बेहद इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोफॉर्म रिएक्शन, बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है जिसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।